हेलो एवरीवन, दिस इज़ बरखा जैन। वेलकम टू रक्षा एकेडमी। आज हम लोग आपके पेपर 3 का टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले इसका सिलेबस देखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। किसी भी टॉपिक को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सबसे पहले उसके सिलेबस को देखकर एंड देन उसके क्वेश्चंस पे जाना, क्योंकि सिलेबस हमें बता देता है हमें क्या पढ़ना है और जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे डाउट होते हैं ना, कितना पढ़ना है, कितने कितने मटेरियल्स कौन कौन से देखने, वो सारे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हमें बेसिक पता चल जाता है, फॉर्मेट पता चल जाता है, क्या पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है। राइट, तो हम लोग सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 2020 में देख लेते हैं कि 2020 में देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या पूछा हुआ है। राइट, 2020 में यूनिट 8 में दिया हुआ है, पेपर 3 की यूनिट 8 में दिया हुआ है टॉपिक एनर्जी। सबसे पहले इसमें पूछा गया है ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। इसके बारे में हमको क्या पढ़ना रहेगा, इनके अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और अंतर। ठीक है, सेकंड फिर पूछा है इसमें ऊर्जा दक्षता, ठीक है, एफिशिएंसी, प्रबंधन, मैनेजमेंट, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा का प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन, उत्पादन योजना और नियंत्रण, एंड लास्ट में रख रखाव। सेकंड हो गया। थर्ड आपका पूछा हुआ है इसमें ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एनर्जी से रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, और चौथा है वैकल्पिक स्रोत। ठीक है, ये जितने भी चुनौतियां आ रही है इनका समाधान है ये वैकल्पिक स्रोत। तो वर्तमान परिदृश्य क्या है इनका और भविष्य की संभावनाएं क्या है, जिसमें है वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और जैव ईंधन आदि। ठीक है, कौन सा ईयर का सिलेबस है आपका, न्यू जो सिलेबस आया है 2020 का मेंस का, वो है ये। एक बार फिर से मैं इसको दोहराती हूँ। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, जिनका अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और अंतर, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन, उत्पादन योजना और नियंत्रण और रखरखाव, ऊर्जा नियंत्रण से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन आदि। ठीक है, ये था आपका 2020 का सिलेबस मेंस का। 2020 के प्रीलिम्स के सिलेबस में ज्योग्राफी में पूछा हुआ है यूनिट 4 में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट हो गया 2020 के लिए। 2019 के सिलेबस में क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे भी सेम पेपर 3 का टॉपिक है ये, यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 एनर्जी, क्या क्या पूछा जा सकता है एनर्जी में। सेम फर्स्ट पॉइंट, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। सेकंड, ऊर्जा प्रबंधन मुद्दे और चुनौतियां। एंड थर्ड, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। देखिए, अगर हम इसको अच्छे से समझें तो चाहे 2020 का सिलेबस हो या 2019 का सिलेबस हो, सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी आपसे पूछा है ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा की रणनीतियां, मुद्दे, चुनौतियां और वैकल्पिक स्रोत। ठीक है, ऊर्जा प्रबंधन 2019 में भी पूछा है, यहाँ पर भी पूछा गया है। ठीक है, ऊर्जा दक्षता, हम प्रबंधन पढ़ेंगे तो ऊर्जा दक्षता ऑलरेडी उसमें आ जाती है, और ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनका ही पार्ट है। ठीक है, तो इट मीन्स कि 2019 और 2020 का जो मेंस का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो सिलेबस हमने देख लिया, अब हम चलते प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस पे। ठीक है, सबसे पहले 2015 में क्या पूछा गया है देखते हैं। 2015 में 2 क्वेश्चन है, 6-6 नंबर में पूछे गए हैं दोनों। ठीक है, पहला क्या पूछा गया है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड को समझाइए। कहाँ से पूछा है, ये जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हमने अभी देखा उसी में पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, तो ये वहां से पूछा गया है। दूसरा आता है बायोमास ऊर्जा क्या है। ठीक है, सीधा सीधा डेफिनेशन पूछी गई है, डेफिनेशन एंड थोड़ा सा उसके बारे में 6 मार्क्स में इसलिए। देन 2016 में क्या पूछा गया है, दोनों अगेन 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है जैसा कि 2015 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में संक्षिप्त लिखिए, और दूसरा है ऊर्जा प्रबंधन को समझाइए। अगेन
आपका जो सिलेबस है उससे सीधा सीधा उठा के पूछा गया है, ठीक है। 2017 की बात करते हैं। 2017 में 23 मार्क्स में आया हुआ है। 2 3 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चन है। जीवाश्म ईंधन डेफिनेशन पूछिए, नाभिकीय विघटन डेफिनेशन, राइट। 2 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्या है? सौर ऊर्जा और मध्य प्रदेश प्रांत, फेम इंडिया एक पॉलिसी है ये, जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमारी कंट्री में प्रमोट कर रहे हैं, उस पर आधारित। तो उसका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 15 मार्क्स में 3 टिप्पणियां पूछी गई है, उसमें से एक टिप्पणी जो है वो आपके एनर्जी वाले टॉपिक से पूछी गई है, जो है नाभिकीय ऊर्जा एवं भारत, यानी 5 मार्क्स में ये पूछा गया है। 2017 के क्वेश्चंस हमने देखे, 2018 के क्वेश्चंस देखते हैं। 2018 में डायरेक्ट 15 मार्क्स में पूछा गया है, ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए और उनमें से किन्हीं 3 का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। ऑन एन एवरेज देखें तो देखिए 2020 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो 30 मार्क्स में पूछा जाएगा, 30 नंबर में, क्योंकि उसमें ईच यूनिट आपकी 30 मार्क्स में डिवाइड की हुई है, ठीक है। लेकिन 2019 के मेंस के अकॉर्डिंग देखें तो हम एवरेज मान के चलते हैं कि इस यूनिट का वेटेज 15 मार्क्स का होगा, क्योंकि देखिए 2015 और 16 में आपका ये 12-12 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। फिर 2017 में ये 23 मार्क्स में पूछा गया है, और अगेन 2018 में 2018 में आपका 15 मार्क्स में पूछा गया है। तो हम मान के चलते हैं कि चलिए 15 मार्क्स का इस यूनिट का वेटेज है एवरेज। अभी हम देखो सिलेबस हमने देखा, और सेकेंड चीज हमने अभी क्या देखी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हर चीज को पढ़ने से पहले जो बेसिक तरीका होता है वो यही होता है, आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, सिलेबस देखिए। हर कोई आपको समझाता भी ऐसे ही है, लेकिन फिर भी हम क्यों सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। उसके बाद भी हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इतना पढ़ा है वो सफिशियंट है या नहीं, इसी में से आएगा या नहीं, ठीक है। तो देखिए क्यों नहीं हम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि हम बस जैसे मैंने अभी पढ़ के बता दिया आपको, जनरली हम वैसे ही पढ़ लेते हैं। एनालिसिस कहाँ किया अभी हमने, इसका नहीं किया ना। देखिए एनालिसिस कैसे होगा, सबसे पहले तो हमने इसका वेटेज देखा, कितने मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा। तो हमको क्या समझ में आया 2019 के हिसाब से कि 15 मार्क्स का वेटेज है इसका, राइट। सेकेंड चीज, अगर हम इनके क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो पहली चीज हमको क्या समझ में आती है, एज इट इज सिलेबस से पूछा हुआ है। जैसे बायोमास ऊर्जा क्या है, ठीक है, गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए, ऊर्जा प्रबंधन को समझाइए। ऊपर हमने सिलेबस में सेम टॉपिक पढ़े हैं, एज इट इज सिलेबस की लाइन उठाकर 6 मार्क्स 3 मार्क्स 15 मार्क्स में पूछी हुई है। तो पहली चीज हमको क्या करनी है कि जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसको एज इट इज 3 मार्क्स के हिसाब से, 6 मार्क्स के हिसाब से एंड 15 मार्क्स के हिसाब से हमें कंप्लीट करना है। पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज, हमें पढ़ते वक्त फोकस किस पे करना है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके, डेफिनेशंस, एकदम टू द पॉइंट डेफिनेशंस हमारी होनी चाहिए। तीसरा, थोड़ा बहुत करंट टेक्नोलॉजी, क्योंकि जैसे आपका एलईडी पूछा हुआ है, राइट। अभी आपका जो भारत मानक 6 लागू है, भारत स्टेज 6, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। पॉलिसीज जैसे फेम इंडिया पूछी गई है यहाँ पर, ये भारत स्टेज भी पूछी जा सकती है आपसे वापस, राइट। तो बहुत ज़्यादा डीप में, जैसे यूपीएससी में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ती है, पॉलिसीज पढ़नी पड़ती है, उतना नहीं, बट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एनर्जी सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, वो करंट टेक्नोलॉजी, वो पॉलिसी पढ़नी है, राइट। क्योंकि और सेकंड, सिलेबस को एज इट इज उठा के पढ़ना है, जिसमें डेफिनेशंस पे कट टू कट ध्यान देना है हमको। अब इससे हमें क्या समझ में आया, क्या बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन है? नहीं, बहुत सीधा सीधा पूछा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ऊपर ऊपर से बेसिक नॉलेज जो है एक सब्जेक्ट का, एक टॉपिक का, वो हमको लेना है, और सिलेबस का लाइन बाय लाइन हमको लेकर चलना है, ठीक है। तो अभी समझ में आया क्या पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। अभी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक क्या है हमारा, एनर्जी। फर्स्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो हम 6th क्लास की साइंस की बुक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। एक व्यक्ति 24 घंटे में से 12 घंटे फुल एफिशिएंसी के साथ काम करता है, क्या बोलेंगे हम उसको, बहुत हाई एनर्जी वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छी ऊर्जा है उसके शरीर में। एक व्यक्ति 24 घंटे में से सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे काम करता है, उसके बाद थक जाता है, क्या बोलेंगे, आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, यानी उसकी कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है उसकी कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता क्या है, ऊर्जा है, इसका मात्रक जूल या किलोवाट घंटा है। फिजिक्स की डेफिनेशन है ये।
क्या हम यहाँ पर भी यही फिजिक्स की डेफिनेशन गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा पढ़ने वाले हैं? नहीं, यहाँ हम किसके कंटेक्स्ट में एनर्जी पढ़ने वाले हैं वो समझना जरूरी है। यहाँ हम जो एनर्जी पढ़ने वाले हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले कि एक ऊर्जा क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, वो होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा, राइट। तो इसको हम समझते हैं कि ऊर्जा हमारे जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है उसके लिए क्या योगदान देती है। जैसे हमारे शरीर का एनर्जी का जो सोर्स है क्या है, खाना, तो वही हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ते जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे धीरे धीरे बिस्तर पे आ जाएंगे, हम काम ही नहीं कर पाएंगे, ना हमारा शरीर हेल्दी रहेगा ना हमारा दिमाग हेल्दी रहेगा, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सेम ऊर्जा का जो महत्व है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है, ठीक है। जितनी ज़्यादा अच्छी ऊर्जा होगी हमारे यहाँ पे, मतलब जितनी ज़्यादा आपूर्ति होगी, सभी लोगों को सुलभ होगी। जैसे आज हम देखते हैं ना कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं, मध्य प्रदेश के ही ले लीजिए, जहाँ पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती है, राइट। आज भी हम पेट्रोल डीजल के लिए कितने देशों के ऊपर निर्भर हैं। अभी जैसे ईरान अमेरिका का मुद्दा हुआ, 80% हमारा जो पेट्रोल होता है, कच्चा तेल होता है, वो हम आयात करते हैं। तो अब जो बाहर की राजनीतिक अस्थिरता होती है वो हमारे देश की एनर्जी को प्रभावित कर देती है, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिसके लिए नींव का काम करती है ऊर्जा, जब वही प्रॉपर उसको अवेलेबल नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगी, ठप हो जाएगी। तो ऊर्जा का हमारी अर्थव्यवस्था में कैसा योगदान है, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितनी ज़्यादा हमको डेवलपमेंट करनी है, हम विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में जाते हैं, जितना ज़्यादा हमको प्रगति करनी है उतनी ज़्यादा हमको ऊर्जा की ज़रूरत है। सीधी सी बात है, ऊर्जा सीधे सीधे विकास की पर्याय है, ठीक है। तो हमको समझ में आया कि यहाँ हमको ऊर्जा किस कंटेक्स्ट में पढ़नी है। हमको गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, फिजिक्स वाली नहीं पढ़नी है। यहाँ हमको ऊर्जा किस कंटेक्स्ट में पढ़नी है, हमारी अर्थव्यवस्था के कंटेक्स्ट में। तो क्या महत्व है कि हम पढ़ रहे हैं, ऊर्जा का क्या महत्व है, हम उसको देख के चलते हैं। आज विश्व में ऊर्जा विकास का पर्याय बन गई है, ठीक है, ये भी बताया मैंने आपको। ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति खपत मतलब किसी भी देश का प्रत्येक नागरिक 24 घंटे में, मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी ऊर्जा, यानी जितना पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी जितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है वो उसकी पर डे की खपत हो गई। जितना ज़्यादा किसी देश का व्यक्ति ऊर्जा का जितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है उतना ही वो देश क्या माना जाता है, डेवलप माना जाता है। यही ये बोल रहा है, ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सूचकांक माना जाता है। ऊर्जा संसाधनों की व्यापक प्रगति के आधार पर ही आज विकसित राष्ट्र तकनीकी क्षेत्रों में इतना सक्षम हो पाए हैं। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है। जितनी भी इंडस्ट्री ले लीजिए, आज हमारी इंटरनेट टेक्नोलॉजी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं सब पे बेस्ड है। जितनी बड़ी तकनीक उतनी अधिक ऊर्जा की खपत, राइट। आर्थिक विकास अत्यधिक रूप से ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर है। चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री ले लीजिए, कुछ भी उठा के ले लीजिए, एनर्जी नहीं है तो हम आज से 200 साल पहले वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे, एकदम अंधेरे वाली, राइट। विकासशील राष्ट्रों में ऊर्जा संसाधनों का पर्याप्त विकसित न हो पाना उनके पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण है। इसलिए ऊर्जा संसाधन शक्ति संसाधन भी कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, ऊर्जा क्या है, डेफिनेशन देखी, एंड देन हमने देखा उसका महत्व क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा को, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ऊर्जा हमारे लिए। तो ऊर्जा के स्रोत कहाँ से मिलती है फिर हमको ये ऊर्जा। पूरी दुनिया में जितने भी संसाधन ऊर्जा के ऊपर कार्य कर रहे हैं उन्हें ऊर्जा मुख्यतः 2 स्रोतों से मिलती है। कितने? 2। उनको 2 में बांटा है, वो है पहला परंपरागत स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोतों में क्या आते हैं आपके, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। और गैर परंपरागत स्रोतों में क्या आते हैं आपके, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और भी काफ़ी चीज़ें आती है इसमें, राइट। तो होता क्या है परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते किसे हैं, परंपरागत यानी जो परंपरा से चले आ रहे हैं, ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग सदियों से किया जा रहा है वो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। जैसे कोयला, इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी इसी के आधार पर हुई थी, 1750 से चला आ रहा है। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या हो गए, ऊर्जा के वे स्रोत जो भी प्रयोग में नवीन है,
जिनको हम बहुत पुराने समय से यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिनको अभी अभी हमने यूज़ करना स्टार्ट किया है, वो कौन से होंगे? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा एक्सेट्रा। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई। परंपरागत स्रोत क्या है, गैर परंपरागत स्रोत क्या है। अब इनमें हम थोड़ा सा डिफरेंस, अंतर देखते हैं। तो पहला अंतर तो यही हो गया, क्या? ऊर्जा के वे स्रोत जिनका सदियों से प्रयोग किया जा रहा है वो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, और वे स्रोत जिनका प्रयोग अभी अभी किया जा रहा है, नवीन है, वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। सेकंड क्या होगा? जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वो प्रकृति में अनवीकरणीय है, मतलब एक बार यूज करो और खत्म, राइट। इसका अपवाद क्या है? जल ऊर्जा। क्यों? क्योंकि हर बारिश के मौसम में जल की आपूर्ति हमको हो जाती है, यानी प्रकृति एक निश्चित समय के पश्चात उसकी आपूर्ति कर देती है। तो जल ऊर्जा को छोड़कर बाकी जितने भी आपके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं वो सब कैसे होते हैं? अनवीकरणीय, मतलब एक बार यूज किया और खत्म। वही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करें तो ये कौन से होते हैं? नवीकरणीय, यानी कि प्रकृति इनकी निरंतर आपूर्ति करती रहती है। जैसे सौर ऊर्जा कभी खत्म होगी क्या? पवन ऊर्जा कभी खत्म होगी क्या? नहीं होगी। तो सेकेंड डिफरेंस क्या हो गया? ये अनवीकरणीय होते हैं और ये वाले नवीकरणीय होते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या होगा? तीसरे डिफरेंस में क्या है? ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, सब किसके कारण हो रहा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यही सारी वजह से। गैर परंपरागत स्रोत पर्यावरण मित्र होते हैं, इनसे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा इनके एग्जाम्पल हो गए। फोर्थ डिफरेंस क्या हो गया इनका? एग्जाम्पल। एक डिफरेंस हम और लिख सकते हैं कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनके लिए भारत आयात पर निर्भर करता है। जैसे पेट्रोलियम, 80% हमारी नीड का पेट्रोलियम हम आयात करते हैं। प्राकृतिक गैस शायद हम 40% के लगभग आयात करते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः जो परंपरागत स्रोत है उनके लिए भारत आयात पर निर्भर करता है, जबकि जो गैर परंपरागत स्रोत हैं वो प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में सबको दिए, उनके लिए आयात पर निर्भर नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, राइट। तो 5 डिफरेंस हम इन दोनों में देखें। पहला डेफिनेशन कि ये सदियों से प्रयोग किए जा रहे हैं, ये प्रयोग में अभी नवीन है। सेकेंड, ये जो परंपरागत स्रोत है वो अनवीकरणीय है और गैर परंपरागत स्रोत नवीकरणीय है। थर्ड, परंपरागत स्रोत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं जबकि गैर परंपरागत स्रोत पर्यावरण हितैषी हैं। चौथे में इनके एग्जाम्पल हमने देखे, कोयला, पेट्रोलियम, जल ऊर्जा परंपरागत स्रोतों के उदाहरण है और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के एग्जाम्पल है। और पांचवा, परंपरागत स्रोतों के लिए भारत कहीं ना कहीं आयात पर निर्भर है जबकि गैर परंपरागत स्रोत प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में हमें दिए हैं। ठीक है, तो बेसिक समझ में आया हमको क्या पढ़ना था? ऊर्जा पढ़नी है, जिसमें हम परंपरागत स्रोत अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने थोड़ा सा इनका बेसिक समझ लिया है। ठीक है, तो अभी इतना ही। थैंक यू।